ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम शुरू करते हैं बाकी के क्वेश्चंस रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको बनाने में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप उसमें सारी ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरीज में लिखते हो: ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो इनके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके MCQs में। सो देयर आर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। इसमें से फर्स्ट 25 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में किए थे। आज पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चंस को समझेंगे। सो स्टार्ट करें। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विल डिक्रीज ड्यू टू। अब हमें ये बताना है कि CFO जो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कम किस वजह से होता है। सो इन केस यू रिमेंबर, आपने CFO कैलकुलेट करने के लिए आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? फंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपने लिया। इसमें आप ऐड करते हो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, सब्ट्रैक्ट करते हो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और इसका ऑपोजिट आप माइनस करते हो डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ और ऐड करते हो इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़। तो अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि ये कम किस वजह से होगा। तो इसके 2 वजह होते हैं कम होने के: या तो हमारी करेंट एसेट्स में इंक्रीज़ हो गया हो, या लाइबिलिटीज़ हमारी कम हो गई हो, है ना। तो देखते हैं, इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स, ये रहा आपका ए पार्ट। डिक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटी, तो दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये हम लेंगे। अब इस फॉर्मूले में लॉजिक क्या है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमारी करंट एसेट्स कम होती हैं, जैसे आपका स्टॉक है, स्टॉक पहले आपका 50,000 था, अब आपका सपोज 40,000 रह गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कोई और ट्रांजैक्शन ना भी हो, ठीक है, फॉर अ चेंज हम मान लें कि कुछ और नहीं किया, तो आपने 50,000 का स्टॉक बेचा और 40 का इस बार ख़रीदा। सो आपके कैश पे क्या फ़र्क पड़ा? 50,000 के बदले में पैसा आया और 40,000 का स्टॉक खरीदने में पैसा गया, तो नेट में आपके पास पैसा आ गया, इज़न्ट इट। सो जब हमारी करंट एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं तो हमारी कैश बिजनेस में बढ़ जाती है, क्योंकि हमने जो करंट एसेट्स हैं वो बेच दिए हैं या उनसे पैसा रियलाइज़ कर लिया है। और सेम लॉजिक हम बाकी तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, आई कैन गिव अ सेपरेट वीडियो ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग CFO व्हाट विल बी डिडक्टेड। तो डिडक्ट हमें क्या करना होता है? इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़। सो ये तो है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, नहीं। इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़, तो इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ तो हम प्लस करते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स हम प्लस करते हैं। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स हमें माइनस करना होता है। सो C इज़ द राइट आंसर। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा डिडक्ट होगा वाइल कैलकुलेटिंग CFO। नेक्स्ट है, वाइल कैलकुलेटिंग CFO व्हाट विल बी एडेड। तो ऐड क्या क्या होता है? डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, ये तो माइनस होना था। इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ हमारा प्लस होता है। सो हमें प्लस ही पूछा था, क्या ऐड होगा? सो B इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए हैं। इसका मतलब आपने इस ईयर में पैसा देने से हाथ रोक लिया। मान लो आपके क्रेडिटर्स लास्ट ईयर थे 5,000 के, इस ईयर में है 15,000। मतलब आपने, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसा देना है, तो पिछले साल आपने 5,000 देना था, इस साल आपने 15,000 देना है। मतलब आपने इस बार पैसा ज़्यादा देना है, आपने पैसा कम पे किया। तो अगर हम किसी को कम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास कैश बच जाती है, ठीक है। सो इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज़ हम ऐड करते हैं। B इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ A लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग ऑफ 2 व्हीलर्स, इन्वेस्टेड 50 लाख इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। तो आपका जो डिविडेंड होगा वो किस एक्टिविटी के अंदर आएगा? अब आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है रिटेल ऑफ 2 व्हीलर्स। आपका बिजनेस है 2 व्हीलर्स की सेल करना, परचेज सेल करना। तो इसके अलावा अगर आप कहीं भी और पैसा लगाते हो तो वो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस होते हैं। तो आपने क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फाइनेंसिंग हो, अगर आप कहीं भी पैसा लगा रहे हैं तो वो फिर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है।
मान लो आप इसकी जगह लिखा होता है कि आपने रॉ मटेरियल जो कि या आपके प्रोडक्ट दैट इज़ टू व्हीलर्स आपने खरीदे हैं, तो अगर आपने टू व्हीलर्स खरीदे होते तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती, ठीक है ना, लेकिन बाकी सब आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th, डिविडेंड पेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी। अब एक ट्रेडिंग कंपनी डिविडेंड कब पे करती है? कंपनी डिविडेंड पे करती है अपनी शेयर कैपिटल पे, ठीक है ना। तो आप अपने बिजनेस में पैसा लगाने के लिए आप शेयर्स इशू करते हो, लोन लेते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट करते हो या डिबेंचर्स इशू करते हो, ये आपके फाइनेंसिंग के तरीके हैं। सो इन पर जब भी कोई पेमेंट होगी वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगी, चाहे वो डिविडेंड ऑन कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स हो। सो इट विल बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। Next, a company received a dividend as on its investment in other companies' shares. अब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपको डिविडेंड इनकम मिली। अब अगर ये फाइनेंस कंपनी है तो आपकी ये एक्टिविटी किस में आएगी? फाइनेंस कंपनी, ये सिर्फ आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। फाइनेंस कंपनी क्या होती है? फाइनेंस कंपनी वो कंपनी है जिसका मेन जो बिजनेस है वो है फाइनेंस करना, मतलब आप दूसरों को लोन्स देते हो, ठीक है। तो आप अगर किसी को लोन दे रहे हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन यहाँ पर आपने लोन नहीं दिया, आपने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड बाय एम्प्लॉयज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन। तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कुछ भी हो वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। क्वेश्चन 33, हाउ विल यू क्लासीफाई लोन्स गिवन बाय टाटा फाइनेंस कंपनी। तो फाइनेंस कंपनी का काम ही होता है डिपॉजिट्स लेना, लोन देना। तो ये जो लोन दे रहे हैं ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। इस पर अगर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी ऑपरेटिंग इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आपके मेन बिजनेस का हिस्सा है। नेक्स्ट है हाउ विल यू क्लासीफाई डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स इन एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का क्या काम होता है? आप जब आप बैंक में जाते हो तो आप देखते हो बैंक का काम क्या है। वो आपसे डिपॉजिट्स लेता है, वो एफडीज भी हो सकते हैं, वो सेविंग में भी पैसा हो सकता है, और वो डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज के लोन्स देते हैं। तो जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स लेना, लोन देना, बैंक्स के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्स डिविडेंड ऑफ 20 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया था, उस पर इन्हें 20 लाख का डिविडेंड मिल गया, तो ये कहाँ पर जाएगा? अब म्यूचुअल फंड कंपनी का काम क्या होता है? बाय द नेम इसका मतलब है कि ये लोगों से पैसा लेते हैं और डिफरेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, और उनसे फिर जो इनको नेट इनकम होती है वो अपने होल्डर्स को, ऑनर्स को, उसको वो पे करते हैं। दैट इज़ देयर सोर्स ऑफ इनकम। सो म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जिसको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है ना कि इस कंपनी में हमने इसे ऑपरेटिंग क्यों लिया, किसी दूसरी कंपनी में हमने इसे इन्वेस्टमेंट क्यों लिया, तो आप एक बार ना कंपनीज़ के डेफिनेशंस ध्यान से पढ़ो कि एक बैंक का क्या काम है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या काम है। अब जो आपके काम है उनसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। जो भी आपके काम, मतलब जो आपके बिजनेस ऑपरेशंस है, तो म्यूचुअल फंड कंपनी का ये बिजनेस ऑपरेशन होता है कि वो लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है, ठीक है ना, पैसा लेती है और वो जगह जगह इन्वेस्ट करती है। इट्स अ म्यूचुअल फंड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंस कंपनी का काम क्या होता है? फाइनेंस कंपनी वो कंपनी है जो फाइनेंसिंग करती है, मतलब दूसरे बिजनेसेस को पैसा देती है, उनके एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर रही होती है, ठीक है। सो जब ये दूसरों को लोन देते हैं तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट मिलते हैं, डिविडेंड्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या दे रखा है? डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, किसी भी तरह की कोई कंपनी हो, वो डिविडेंड पे कर रही होती है। डिविडेंड पे करते हैं आप अपनी शेयर कैपिटल पे, ठीक है। और किसी वजह से आपको डिविडेंड पे नहीं करना होता, डिविडेंड पे करते हैं आप अपनी कैपिटल पे। और हम कितनी कैपिटल रखेंगे ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। सो डिविडेंड पेड बाय एनी कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब आप डिविडेंड पे करते हो अपनी शेयर कैपिटल पे। सेम लॉजिक अगेन,
आप अपनी कैपिटल पर डिविडेंड पे कर रहे हो, सो ये आपका डिसीजन है कि हम अपना बिजनेस शेयर कैपिटल से चलाएंगे, हम लोन लेके चलाएंगे, तो ये आपके फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो लोगों के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है, ठीक है। तो इनका जो मेन बिजनेस ऑपरेशन है वो है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज प्रोजेक्ट्स, वो दूसरी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती हैं, ये इनका मेन काम है। जब आप कहीं पैसा लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम होती है, आपको ये इनकम मिलती है, तो ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, ये है इंटरेस्ट पेड। तो आप इंटरेस्ट पे किस पे करते हो, प्लीज़ याद रखो, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, ठीक है। रिसिप्ट के टाइम पे, इनकम के टाइम पे थोड़ा हमें सोचना पड़ता है कि ये कंपनी का मेन काम है या नहीं है, लेकिन जो पेमेंट है वो हमेशा याद रखो कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं अपनी कैपिटल पे या अपने लोन और डिबेंचर्स पे। तो हम अपनी कंपनी में कैपिटल रखते हैं, लोन रखते हैं, डिबेंचर रखते हैं, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। इसका इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कंपनी का नेचर क्या है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, आपकी बैंक्स हो सकते हैं, आपके इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, आपकी ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है। हर कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा आप कहाँ से फाइनेंस करेंगे, आप ऑनर की कैपिटल, शेयर कैपिटल लगाएंगे, आप लोन लेंगे, आप डिबेंचर इशू करेंगे, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो जब भी डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट हो, आपने आंखें बंद करके उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ लिखना है, उसमें नहीं सोचना कि ये ऑपरेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कि हम लोन लेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे, वो हमारे फाइनेंसिंग के तरीके होते हैं। नेक्स्ट है कोवल लिमिटेड इज़ अ फाइनेंस कंपनी अंडर विच कैटेगरी इंटरेस्ट ऑफ अ लोन सेटल्ड। आपने कोई लोन सेटल किया, अब यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो लोन है ये आपने दिया था या लिया था। सो क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है तो हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने एक लोन किसी को दिया हुआ था, ठीक है ना। यू गेव लोन, तो एक फाइनेंस कंपनी का काम होता है लोन देना, तो उस पर जब उनको इंटरेस्ट मिलता है तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस पे जो प्रॉफिट्स हैं उसी पे देना होता है। डिविडेंड पेड इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी। यहाँ कोई भी कंपनी लिखी हो, डिविडेंड पे करने का मतलब है आपने अपनी कैपिटल पे डिविडेंड पे किया है। तो हम अपने बिजनेस में कैपिटल रख रहे हैं या लोन रख रहे हैं, ये हमारा फाइनेंसिंग का तरीका है। इट डजेंट मैटर कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। डिविडेंड पेड हो, इंटरेस्ट पेड हो, ये हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड पेड बाय अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, अगेन इट्स अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंस में आएगा इंटरेस्ट पेड, ये फाइनेंस का पार्ट होता है। कमीशन रिसीव्ड है, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल है, कैश पेड, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई ना, ये तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, कृष्णा लिमिटेड इज़ अ फाइनेंसिंग कंपनी, इट गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस। इसने लोन और एडवांसेस दिए हुए हैं। तो फाइनेंस कंपनी का तो मेन धंधा, मेन काम क्या है, लोगों को लोन देना, एडवांस देना। तो अब ये कहाँ जाएगा इसका, क्योंकि ये इनका मेन काम है, तो ये इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। नेक्स्ट है एंजल लिमिटेड इज़ अ स्टॉक ब्रोकर, दे परचेज शेयर्स ऑफ टाटा हाउसिंग कंपनी। अब कोई भी ये सोच सकता है अरे स्टॉक ब्रोकर है, शेयर खरीदे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। प्लीज़ इसको डायरेक्ट रिलेट मत करो, आप प्लीज़ समझो। एज अ स्टॉक ब्रोकर आपका काम क्या है, आप स्टॉक ब्रोकर हैं। ब्रोकर का मतलब वो होता है जो चीज़ें सेल परचेज करता है और उसके बदले में वो ब्रोकरेज या कमीशन अर्न करता है। तो अगर इन्होंने ये शेयर्स किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे ख़रीदे होते तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती, लेकिन अगर आप खुद शेयर खरीद रहे हैं तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में, ठीक है। क्योंकि ये सेल परचेज वाला बिजनेस नहीं है, लिखा नहीं है ना यू परचेज इट फॉर सो एंड सो पर्सन,
नेक्स्ट है IDFC बैंक, ये बैंक है, बैंक ने डिबेंचर्स इशू किए, तो जो डिबेंचर्स हैं वो तो हमारे फाइनेंसिंग का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एडेड एज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो हमें क्या किस पे फोकस करना है कि ये कौन सी चीज़ हम ऐड नहीं करते हैं, किस तरह से, नॉन कैश। तो जो नॉन कैश नहीं है, नॉट, ठीक है, उसको मार्क करना है। गुडविल इज़ अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है क्योंकि इस पर कुछ हम कैश नहीं पे कर रहे होते। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड जो है ये हम ऑफ कोर्स ऐड तो करते हैं, बट इट इज़ एडेड बिकॉज इट इज़ फाइनेंसिंग इन नेचर, इसलिए ऐड नहीं कर रहे कि ये नॉन कैश है, ये कैश में जाता है, इंटरेस्ट पे होता है, बट बिकॉज इट इज़ रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग डिसीजन तो हम इसे ऐड बैक कर देते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में। सो ये नॉन कैश नहीं है, इट इज़ नॉट एडेड एज नॉन कैश, इट इज़ एडेड एज फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन, नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अगर आपने डिबेंचर्स इशू किए उस पर आपको कुछ डिस्काउंट या लॉस हुआ तो उसको आपने P&L में डेबिट किया, अब इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, इट शुड बी एडेड बैक, इसको आपको ऐड बैक करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, दैट इज़ राइट, ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। डिडक्ट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आपने डेबिट किया हुआ है, आपने कम किया हुआ है अपना प्रॉफिट, जब डिस्काउंट आया आपने उसको स्टेटमेंट में डेबिट कर दिया, मतलब आपने अपने प्रॉफिट्स कम कर दिए, बट ये जो डेबिट है ये ऑपरेटिंग डिसीजन नहीं है, ये तो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन था डिबेंचर इशू करना, सो ये ऑपरेटिंग डिसीजन नहीं है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए हमें इसे ऐड बैक करना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब यहाँ तक तो A और B दोनों करेक्ट हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है, डिबेंचर्स आर शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिबेंचर्स आर शोन अंडर इन्वेस्टिंग। सो हम सबको पता है कि डिबेंचर्स जो हैं ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं, सो डिबेंचर्स को हम नेट अमाउंट पर शो कर देंगे। नेक्स्ट है 49 एडजस्टमेंट फॉर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड अगर हमें दे रखे हैं अकाउंट्स में, ऑल्दो देखो अब जो नए रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली प्रपोज डिविडेंड इज़ नॉट टू बी अकाउंटेड, आपको इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी होती है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट में दिखाते हैं, बट कई बार आपको जस्ट टू कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको प्रपोज डिविडेंड दे दें। मान लो आपको प्रपोज डिविडेंड दे रखा है 50,000 प्रीवियस ईयर का और 60,000 करेंट ईयर का, तो अब इसकी एडजस्टमेंट क्या है, डिविडेंड का रूल होता है हम एक ईयर में प्रपोज करते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये डिविडेंड का जो अमाउंट है, जो रेट है वो अप्रूव होता है, उसके बाद फिर कंपनी इसको पे करती है, तो जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है ये अप्रूव होके पे हुआ होगा, सो क्योंकि ये पे हो जाएगा कैश में, सो इट शुड बी डिडक्टेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट है वो आपका डिडक्ट हो जाना चाहिए फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और करेंट ईयर क्योंकि आपने इस साल प्रपोज कर दिया, आपने प्रॉफिट्स में अगर इसे रिकॉर्ड कर लिया तो इसका इफेक्ट हमें कैंसिल करने के लिए ऐड बैक करना है, सो ऐड बैक करेंट ईयर्स डिविडेंड इन नेट प्रॉफिट्स और डिडक्ट प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। लास्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग ऑफ टू व्हीलर्स, तो आपका एक रिटेल का बिजनेस है, आपने किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपके एक तो दो चीज़ें बिल्कुल सेपरेट रखो, क्या, पहली चीज़ है आपके कैपिटल, डिबेंचर्स और लोन्स, ये जो आपने इशू किया, डिबेंचर्स इशूड और रिडीम्ड, लोन्स टेकन और पेड, ठीक है, इशूड और रिडीम्ड, मतलब इन चीज़ों को आप बिल्कुल, इशू और बाय बैक इनको आप सेपरेट रखोगे इनके इन्वेस्टमेंट से। जब भी आप कैपिटल इशू करते हो, डिवेंचर्स इशू करते हो, लोन लेते हो या पे करते हो, ये आपके फाइनेंसिंग का हिस्सा है, इट इज़ आवर डिसीजन कि हम अपने बिजनेस में पैसा कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो जब भी हमें कैपिटल इशू, डिबेंचर इशू, लोन टेकन और पेड, या फिर इससे रिलेटेड क्या है, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये जो पेड है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द कंपनी, यहाँ हमें कंपनी का नेचर नहीं देखना, ये सब हमारा फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, ये चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो,
चाहे आपकी ट्रेडिंग कंपनी हो, चाहे ये कोई बैंक हो या फिर फाइनेंस कंपनी हो। आपने देखा होगा बैंक्स के भी इश्यूज़ निकलते हैं, बैंक्स भी एक कंपनी की तरह से एक्ट करते हैं, ये भी अपने शेयर्स इशू करते हैं क्योंकि हर एक बिज़नेस को पैसा चाहिए, ठीक है ना। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी हमेशा फाइनेंसिंग में आएंगी। दिक्कत होती है ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग में कि ये चीज़ ऑपरेटिंग में आएगी या इन्वेस्टिंग में आएगी। मतलब जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, व्हेन यू बाय शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, व्हेन यू बाय डिबेंचर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी, व्हेन यू गिव लोन टू सम पर्सन, ठीक है, या आप लोन पे कर रहे हो या आप शेयर्स बाय किए, इसके बदले में आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ठीक है, आपने लोन दिया, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिला, या फिर आपने इनकी सेल कर दी, बाय किया बाद में इनको सेल कर दिया, डिबेंचर्स को रिडम्पशन पे पैसा मिल गया, लोन की रीपेमेंट हो गई। इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि इफ़ इट इज़ अ बैंक और फाइनेंस कंपनी, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी क्योंकि ये उनका काम है, लोन देना, लोगों के बिजनेसेस को फाइनेंस करना, तो ये लोन देते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट फॉर ऑल अदर कंपनीज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, मतलब वो नॉन बैंक या नॉन फाइनेंस कंपनी है, तो उनके लिए ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर। आप जब भी क्लासीफाई करते हो तो वो आंखें बंद करके नहीं करना है कि इंटरेस्ट है तो फाइनेंस है, ठीक है ना। जब भी आपको कोई इनकम मिल रही है, इनकम में अगेन आई एम सेइंग इनकम जब मिल रही है तो हमें देखना पड़ेगा वो ऑपरेटिंग इनकम है या इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम मिल रही है। तो नेचर ऑफ कंपनी बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब ये तो बहुत मार्जिनल सी बात है ना, बहुत मतलब हम मोस्टली क्वेश्चंस इसी के आसपास ही घूम रहे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है जो कई बार हमें करवाया नहीं जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप को रेंट रिसीव दिया होता है ना, रेंट मिला हमें, तो ये हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम करके अलग से शो करते हैं, ऑल राइट। लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका काम है कि वो बिल्डिंग्स बनाती है, उनको सेल करती है, ठीक है, आप उनको बिल्डिंग्स बना के या तो उनको सेल करते हो या लेट आउट करते हो, तो अब आपके लिए ये जो रेंट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन, तो ये ऑपरेटिंग इनकम का हिस्सा बन जाएगा। फिर आप इसको अलग नहीं दिखाओगे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। सो वी नीड टू बी केयरफुल कि हम किस बिज़नेस की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब कब देखना है, जब हम इनकम्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। एक्सपेंस में तो हमें पता है कि ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस का पार्ट है, ठीक है। सो आई होप ये क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज़ क्लियर टू यू। इन क्वेश्चंस में इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन reach me through the comment section and I will try to solve your queries. So thank you for the day. Stay learning and practicing. Stay smiling.